ओके फ्रेंड, तो हम देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, और ब्लड कंपोजिशन में हमने देखा कंपोजिशन ऑफ ब्लड हमने देखा, जिसमें प्लाज्मा हमने देखा 2 पार्ट से बनता है ब्लड, प्लाज्मा एंड द सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे सेल्स और ब्लड कार्पसल्स। तो ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं ब्लड में 3 टाइप की होती है मेन। पहली होती है एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दूसरी होती है ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई आरबीसीज के क्या मेन फीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो बल्क में यदि हम देखें आरबीसीज को तो वो रेड कलर की दिखती है, लेकिन यदि वो सिंगली हम देखें तो वो पेल येलो कलर की होती है। लेकिन चूंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, इसलिए जब हम उसे इकट्ठा देखते हैं, बल्क में देखते हैं, तो हमें वो रेड कलर की दिखती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक, तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं एक्सेप्ट द मैमल्स, सभी जीवों में जिनमें आरबीसीज पाई जाती हैं उनमें आरबीसीज होती हैं ओवल। ठीक है, और बाई कॉन्वेक्स और होती हैं न्यूक्लिएटेड। ठीक है, जबकि सभी मैमल्स में, इन मैमल्स एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, ठीक है, एक्सेप्ट द कैमल एंड इलामा, जो मैमल्स होते हैं उनमें कैसी होती है सर्क्यूलर, राउंड, बाई कॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। दैट मीन्स न्यूक्लियस जो है वो इन मैमल्स की आरबीसीज में नहीं होता। अब इस एडेप्टेशन के पीछे क्या कारण था कि चूंकि जो मैमल्स थे, ठीक है, मैमल्स जो थे वो मोस्ट एडवांस्ड एनिमल थे, और इसलिए उन्हें उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस थी, रिएक्शंस थी, उनके लिए, उन प्रोसेसेस के लिए उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी सभी सेल्स को। और चूंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो इन मैमल्स की सेल में न्यूक्लियस नहीं था। तो न्यूक्लियस नहीं होने से क्या हुआ कि जो इसका हीमोग्लोबिन जो रहता है हमारी आरबीसीज में वो कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। यदि न्यूक्लियस ना हो तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है एक सेल में आ सकता है, और बाई कॉन्वेक्स होने की वजह से जो सरफेस एरिया था वो बढ़ गया, पेरिफेरल एरिया बढ़ गया, जिससे कि जो एक्सचेंज होता है गैसेस का आरबीसीज के द्वारा वो ज़्यादा ईजीली होने लगा। तो इसलिए ये रीज़न था कि मैमल्स में जो एडाप्टेशन था आरबीसीज में वो इस प्रकार रहा। तो ह्यूमन में जो आरबीसीज होती हैं वो किस प्रकार होती हैं? ठीक है, इस प्रकार होती हैं। डायमीटर जो होता है इसका 7.5 माइक्रोन मीटर होता है। ठीक है, यदि हम इसका साइड व्यू देखें तो चूंकि ये बाई कॉनकेव होती है तो ये इस प्रकार हमें दिखती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है, तो ये बाई कॉनकेव होने की वजह से ये एरिया जो था वो बढ़ गया, और यहाँ पे से जो गैसियस ट्रांसफर है वो ज़्यादा अच्छे से हुआ। ठीक है, तो ह्यूमन आरबीसीज यदि हम देखें तो क्या खास बात होती है हमारी आरबीसीज में? ठीक है, तो जो साइज होता है जैसा कि बताया, डायमीटर मैंने आपको 7.5 माइक्रोन मीटर होता है। दे आर वेरी स्मॉलर, दे आर हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ल्यूकोसाइट, सो दे आर स्मॉल सेल्स। लेकिन इसका नंबर जो रहता है, वो काउंट जो रहता है, इट इज मच मोर देन WBC।
ठीक है। आरबीसीज का टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज in 1 micron liter of blood is called RBC count, ठीक है। तो 1 माइक्रोन लीटर ऑफ ब्लड में आरबीसी के जितने नंबर होंगे उसे हम आरबीसी काउंट कहते हैं। और नॉर्मली मेल्स में जो आरबीसी काउंट होता है लिटिल बिट हायर होता है देन इन वुमेन, and that is 5 to 5.5 million per cubic mm, ठीक है। तो इस यूनिट के द्वारा इसे दर्शाया जाता है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है। ये आरबीसी नॉर्मल काउंट होता है इन मेल्स। फीमेल्स में little bit less, that means 4.5 to 5 million per cubic mm of blood, ठीक है। और जिस डिवाइस के द्वारा आरबीसी का काउंट देखा जाता है उसे कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। इसमें क्या देखते हैं, ये डिवाइस होती है जिसमें कि माइक्रोस्कोप की मदद से जो है आरबीसी का काउंट किया जाता है। एक क्यूब में जो है आरबीसी का काउंट किया जाता है और उसे फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार एक हीमोसाइटोमीटर होता है, ठीक है, जिसमें हम जो आरबीसी है उसका काउंट देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो लैब्स होती हैं, ठीक है, जो पैथो लैब्स होती हैं, वहाँ पर जो यदि डॉक्टर्स जो है सजेस्ट करते हैं कि भाई इसका आरबीसी काउंट किया जाए, ठीक है, तो वो इस प्रकार से किया जा सकता है। इस डिवाइस की मदद से आरबीसी काउंट किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो नंबर हैं इसके बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं, ठीक। ओके, अब ये तो मैंने बताया कि भाई नॉर्मली काउंट ऐसा होता है, लेकिन किसी फिजियोलॉजिक कंडीशन में जब ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल यदि आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में चूंकि ऑक्सीजन कम हो गई है तो हमें जो है हमारी प्रोसेस को ऐसे अडेप्ट करना ज़रूरी है कि हम उस कम ऑक्सीजन को जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो इस कंडीशन में आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकली प्रोसेसेस में इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो बॉडी की सेल्स को जो है ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इन दैट केस ऑल्सो जो इसका काउंट है ब्लड में बढ़ने लगता है, आरबीसीज बढ़ने लगती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आरबीसीज का मेन इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इसीलिए ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी है, तो उन कंडीशंस में हमारी आरबीसीज का काउंट फिजियोलॉजिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे और हाई एल्टीट्यूड्स पे, ठीक है। यदि पैथोलॉजिकली आरबीसीज का काउंट कम हो ब्लड में, ठीक है, तो उसे अनीमिया कहा जाता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं खून की कमी, ठीक है। तो अनीमिया, यदि आरबीसीज का काउंट कम है तो अनीमिया हो सकता है। यदि आरबीसीज का काउंट बढ़ गया है किसी कारण से तो पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है इस कंडीशन को, ठीक। तो ये जो है डायरनल वेरिएशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डे आरबीसी का काउंट बढ़ सकता है फिजियोलॉजिकली मतलब कि नॉर्मल रेंज में, और पैथोलॉजिकली मतलब कि एबनॉर्मल रेंज में। तो यहाँ पर इसे हम पॉलीसाइथेमिया नहीं कहेंगे क्योंकि ये नॉर्मल रेंज में ही रहती है आरबीसीज, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन पॉलीसाइथेमिया में हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, ठीक। तो ये हमने देखा नॉर्मल काउंट और साइज देखा। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है हमारी डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि सिंगली यदि देखेंगे तो पेल येलो कलर की दिखती है,
और यदि बल्क में हम देखेंगे WBC को तो रेड कलर की दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है इसमें, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, जिसे HB से डिनोट किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि हमारी आरबीसीज में रहता है, और यही वो पिगमेंट है जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती हैं, और फिर ये आरबीसीज जो है जिन सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें ऑक्सीजन दे देती है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जो है बॉन्ड्स जो है वो तोड़ देता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर सिंगली पेल येलो कलर की दिखती है, बल्क में रेड कलर की, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट के कारण। ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इलास्टिक और परमिएबल होती है। इलास्टिक होने की वजह से बहुत नैरो कैपिलरीज में भी जो आरबीसीज हैं वो स्क्वीज कर सकती हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसकी इलास्टिक ही होती है और परमिएबल होती है। ठीक है, इसका साइज ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, 7.5 माइक्रोन मीटर होता है। ठीक है, और जो है पिगमेंट इसमें रहता है। ठीक है, ओके। साथ ही इसकी एक बहुत ही खास बात है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। ठीक है, तो जो ह्यूमन आरबीसीज होती हैं, दे आर हैविंग नो न्यूक्लियस, दे आर हैविंग नो माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर हैविंग नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अडेप्टेशन क्यों आया? क्योंकि जो सेल है आरबीसीज जो है इनका मेन फंक्शन माना गया है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और इसलिए वो खुद जो है उसकी प्रोसेसेस कम हो, उसमें जो कैटाबॉलिट जो मेटाबॉलिज्म्स होती हैं, कैटाबॉलिज्म्स होती हैं, ठीक है, वो प्रोसेसेस उसकी खुद सेल में कम हो, ताकि जो वो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा अच्छे से कर पाए। इसलिए ये ऑर्गेनल्स जो थे सेल के, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। इसकी वजह से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है आरबीसी का, और वो ज़्यादा अच्छे से जो गैसेस है उनका वो ट्रांसपोर्ट कर पाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा आरबीसी का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है और कैसे वो फंक्शनिंग करता है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी हम देख रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज जो है वो हम देख रहे हैं, उसमें अब हमें देखना है हीमोग्लोबिन का किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, पर्पल कलर का। ठीक है, पर्पल कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जो कि हीमोग्लोबिन जो है किस में रहता है, हमारी आरबीसीज में। ठीक है, आरबीसीज में ये रहता है। अब ये हीमोग्लोबिन किस प्रकार बनता है? तो ये हीमोग्लोबिन जो है हीम और ग्लोबिन, तो ग्लोबिन जो होता है वो होता है एक प्रोटीन, और हीम जो होता है वो होता है आयरन कंटेनिंग फॉर्म। ठीक है, तो फोर हीम ग्रुप, ठीक है, 4 हीम ग्रुप और 1 ग्लोबिन ग्रुप, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। 4 हीम ग्रुप एंड 1 ग्लोबिन ग्रुप। तो हीम ग्रुप जो होता है वो 4 पोरफायरिन रिंग से फॉर्म होते हैं। ठीक है, पोरफायरिन रिंग होती है आयरन कंटेनिंग, और ईच पोरफायरिन रिंग जो होती है वो पायरोल रिंग से फॉर्म होती है। ठीक है, जबकि एक ग्लोब्युलिन जो होता है वो 1 ग्रुप ऑफ ग्लोब्युलिन इज फॉर्म बाय द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है 4, उसमें से 2 होती हैं अल्फा और 2 होती हैं बीटा। ठीक है,
ठीक है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। इस प्रकार एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। 4 हीम ग्रुप और 1 ग्लोबिन ग्रुप या 1 प्रोटीन ग्रुप। हीम ग्रुप जो होता है वो 4 आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग से फॉर्म होता है और ईच पोरफायरिन रिंग जो है वो पायरोल रिंग से फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की मात्रा पर 100 ml ऑफ, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड, ठीक है, इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन परसेंटेज। ठीक है, या हीमोग्लोबिन काउंट। तो हीमोग्लोबिन का 100 ग्राम ऑफ ब्लड में जितना कंटेंट होता है इसे हीमोग्लोबिन काउंट या हीमोग्लोबिन परसेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये नॉर्मली जो होता है फीमेल में +- 12 ± 2 होता है ग्राम परसेंट। ठीक है, और मेल्स में जो है ये 14 ± 2 ग्राम परसेंट इसका काउंट नॉर्मली होता है। यदि हीमोग्लोबिन किसी कारण से कम हो, ठीक है, तो वो डिक्रीज काउंट कहलाता है अनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन का भी यदि काउंट कम है तो वो अनीमिया में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, और ये जिस डिवाइस के द्वारा हीमोग्लोबिन काउंट पता किया जाता है उस डिवाइस को हीमोमीटर कहा जाता है। ठीक है, और हीमोमीटर की सहायता से लैब्स में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काउंट या उसका परसेंटेज ब्लड में कितना है वो निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि मेन आरबीसीज का कंटेंट है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। फाइन, तो अब हम देख रहे हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो चूंकि नॉन न्यूक्लिएटेड होती है हमारी आरबीसी, इसलिए शॉर्ट लिव्ड होती है, कम दिन ये जिंदा रहती हैं और इसका जो है 115 से 120 दिन के बाद जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो काम की नहीं रहती, फ्रेजाइल हो जाती हैं और फिर उसका जो है उसे ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, किसके द्वारा, लिवर और स्प्लिन के द्वारा। ठीक है, तो लाइफ स्पैन कितना होता है 115 से 120 दिन। फिर फैट ऑफ आरबीसी, ठीक है, अब इतने दिनों जब वो जिंदा रहती है, ठीक है, 120 दिन, उसके बाद उसका क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज फैट ऑफ आरबीसी। तो जब आरबीसी जो है एजेड हो जाती है, 120 दिन 115 दिन की हो जाती हैं, तो दे बिकम फ्रेजाइल। ठीक है, और फिर जरूरत होती है कि उन्हें ब्रेक डाउन कर दिया जाए। तो इनका जो ब्रेक डाउन है वो रेटिकुलर टिश्यू ऑफ लिवर एंड स्प्लिन के द्वारा किया जाता है। स्प्लीन और लिवर के जो रेटिकुलर टिश्यू होते हैं उनके द्वारा आरबीसीज को ब्रेक डाउन किया जाता है और इस प्रोसेस को हीमोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो जो आरबीसीज होती है उन्हें ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हीमोलाइसिस कहते हैं। जब हीमोलाइसिस होती है तो जो पिगमेंट्स हैं, 2 प्रकार के पिगमेंट्स बनते हैं, हीमोसिडेरिन और बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो होते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये दोनों जो प्रोटीन होते हैं इन्हें बाइल जो लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है उनमें ड्रेन कर दिया जाता है और इस प्रकार फीसेस में इन पिगमेंट्स को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो पिगमेंट होते हैं दे आर ठीक है एलिमिनेटेड बाय फीसेस। ठीक है, तो फीसेस में
जो है बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है इन पिगमेंट्स को, और मोस्ट ऑफ द आयरन जो है वो फिर से यूज कर लिया जाता है किसके द्वारा, बोन मैरो के द्वारा, रीयूज्ड बाय बोन मैरो। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब आरबीसीज एजेड हो गई है तो उनका ब्रेकडाउन जरूरी है, उस प्रोसेस को हीमोलाइसिस कहते हैं। लीवर और स्प्लीन के रेटिकुलर टिश्यूज के द्वारा उसे ब्रेकडाउन किया जाता है। जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो चूंकि उसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है तो वो किस में टूट जाता है, हीमोसिडरीन और बाइल पिगमेंट्स में जो है वो ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और प्रोटीन में भी ब्रेकडाउन होता है, तो प्रोटीन को तो फिर से जो है वो रीयूज कर लिया जाता है, और आयरन को भी बोन मैरो के द्वारा रीयूज कर लिया जाता है। बाइल पिगमेंट जो होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इन्हें जो है दे आर द चेन ऑफ सब्सटेंसेस जो कि जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो ये बनते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन पार्ट अलग हो जाता है और हीम पार्ट अलग हो जाता है, फिर ये पिगमेंट्स बनते हैं हीमोसिडरीन एंड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, इन्हें जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है बाइल पिगमेंट्स को, बाइल में और फीसेस में जो है इनको रिमूव कर दिया जाता है, और इन पिगमेंट्स के कारण ही जो फीसेस होते हैं उनका कलर येलो होता है। तो जो फीकल मैटर होता है, स्टूल जो होता है, उसका कलर इन पिगमेंट्स के कारण येलोइश दिखता है। ठीक है, तो ये हमने देखा फेट ऑफ आरबीसीज जो है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, और जो स्प्लीन है उसे ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, ठीक है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। क्यों ग्रेवयार्ड, मतलब कि जहां पर भाई डेथ होने के बाद जहां जाया जाए उसे कहते हैं ग्रेवयार्ड। तो चूंकि जो आरबीसीज है उनकी लाइफ कंप्लीट हो गई है, तो फिर स्प्लीन में मेनली, लीवर में भी होता है और स्प्लीन में मेनली हीमोलाइसिस होती है, इसलिए दैट इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, एक और बात है कि जो आरबीसीज है उनका फॉर्मेशन बोन मैरो के द्वारा किया जाता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, और वो बोन मैरो जो है वो एक्स्ट्रा आरबीसीज जो है उसे बना के रखता है, और वो एक्स्ट्रा आरबीसीज जो है वो स्प्लीन में जो है डिपॉजिटेड रहती हैं और स्टोर रहती हैं, और इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है ये स्टोर रहती हैं। तो अब हम देखेंगे कि इरिथ्रोपोएसिस क्या होती है, या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज किस प्रकार से होता है। फाइन, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इरिथ्रोपोएसिस कहलाता है, इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोएसिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोएटिन, जो कि किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है, और ये जो है इरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इरिथ्रोपोएटिन जो कि एक प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ हार्मोन जो कि किडनी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और किडनी जो है इसको सिक्रीट करती है और स्टिमुलेट करती है किसे, जो इरिथ्रोपोएटिन ऑर्गन्स होते हैं जहां पर कि क्या होती है, प्रोडक्शन होता है आरबीसीज का, उन्हें ये स्टिमुलेट करता है टू फॉर्म, टू प्रोड्यूस द आरबीसीज। ठीक है, तो जो फीटस होता है उसमें लीवर और स्प्लीन में इरिथ्रोपोएसिस होती है, लेकिन आफ्टर बर्थ, ठीक है, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है तो ये काम जो है किस पे आ जाता है, रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन। तो रेड बोन मैरो जो लॉन्ग बोन्स का होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, कहाँ पे ये होता है, स्पॉन्जी बोन्स में। ठीक है, कैंसलस बोन या स्पॉन्जी बोन्स में जो एपिफाइसिस होती है, एंड्स होते हैं, उसमें हमारी लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं, एपिफाइसिस जिसे कहते हैं, वहां पर रेड बोन मैरो होता है, और वो मेन काम करती है किसका, आरबीसी प्रोडक्शन का। ठीक है, तो आफ्टर बर्थ जो है ये बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। अब जो आयरन और प्रोटीन होते हैं, दे कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी।
ठीक है, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन जो है उसे हमारा आयरन और प्रोटीन अफेक्ट करता है। यदि आयरन कम है तो जो प्रोडक्शन है वो कम हो पाएगा, ठीक है, और प्रोटीन कम है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा आरबीसी का, ठीक है। दूसरा विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कि क्या करते हैं, मैच्यूरेशन को कंट्रोल करते हैं, मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी। तो यदि हमारे डाइट में हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नहीं लें, ठीक है, या उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी जो आरबीसीज हैं वो मैच्योर नहीं होंगी, ठीक है। और मैच्योर आरबीसीज जो होती हैं उनका साइज छोटा होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता और इसलिए वो हीमोग्लोबिन को ज़्यादा जो है अपने अंदर रख पाती हैं, ठीक है। तो आयरन और प्रोटीन दे कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड दे कंट्रोल द मैच्यूरेशन ऑफ RBC, and in absence or in any deficiency of these four substances, iron, protein, vitamin B12 and folic acid, this causes anemia, ठीक है। तो deficiency of any of them they causes anemia, ठीक है। तो हमारी डाइट में खून की कमी ना हो इसके लिए डाइट में ये सभी सब्सटेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। आयरन होना ज़रूरी है डाइट में, प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, ये सभी ज़रूरी है ताकि आरबीसीज का प्रोडक्शन जो है वो बना रहे, ठीक। तो ये हमने देखा फॉर्मेशन जो है इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है और वो किस प्रकार जो है होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो आरबीसीज होती हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ आरबीसी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें पता है गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑक्सीजन जो होती है 98 to 99%, 97 to 99% of oxygen is transported by the RBCs, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि RBCs, one RBCs carries 280 million molecules of hemoglobin, ठीक है। तो एक जो मॉलिक्यूल एक जो आरबीसी सेल होती है उसमें हीमोग्लोबिन के 280 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो और एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है इट अटैचेस विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर में यदि सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन हो तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है और इस प्रकार हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन 97 to 99% ऑक्सीजन किससे अटैच होती है, हीमोग्लोबिन से, और इस प्रकार ट्रांसपोर्ट करती है। प्लाज्मा जो है वो करीब जो है 1 to 3% जो है वो प्लाज्मा के द्वारा होती है, ठीक है। देयर इज अ करेक्शन क्योंकि लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि भाई प्लाज्मा जो है वो 7% ऑक्सीजन कैरी करती है, लेकिन देयर इज अ करेक्शन कि प्लाज्मा जो है वो 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1 to 3% ऑफ ऑक्सीजन कैरी किया जाता है, किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है जो आप याद रखें, ठीक है। तो 92 to 99% ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन और 27% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस प्रकार आरबीसी का जो है ये फंक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड 27% और 97 to 99% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा जो हीमोग्लोबिन होता है एज अ बफर भी काम करता है, ठीक है, और हमारा ब्लड का पीएच जो है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ठीक है, और इस प्रकार से ये फंक्शन है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन और
वर्किंग एज अ बफर। ठीक, तो ये हमने पढ़ा आरबीसीज के बारे में, आरबीसीज का नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ा, कंटेंट पढ़ा, ठीक है, उसकी कंडीशंस पढ़ी, अनीमिया और पॉलीसाइथेमिया। यदि आरबीसीज का काउंट कम हो तो इसे इरिथ्रोसाइटोपिनिया भी कह सकते हैं, ठीक है, और अनीमिया भी कह सकते हैं। ठीक, फिर हमने उसका प्रोडक्शन, लाइफ स्पैन, फेट ऑफ आरबीसी पढ़ा कि भाई आरबीसी की जब एज हो जाती है तो फिर क्या होता है उसके बाद, तो ये पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। इस प्रकार जो ब्लड की सेल्स है वो हमने पढ़ी फर्स्ट आरबीसीज। अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसीज।